नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग जो लास्ट में कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। 92 तक हो गया था, 93 आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट ड्राइव कीप्स ए गोल्फर at the game despite many balls lost. This statement illustrates। क्या कह रहा है, बहुत सारी गेंदों को खोने के बावजूद एक लंबा सीधा प्रहार की प्रत्याशा गोल्फर को खेल में बनाए रखता है। यह कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? और इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या बता रहा है? सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और कंप्लीट रीइंफोर्समेंट। तो जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, कंप्लीट रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे अगर देखें तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं? सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट वो होते हैं जो व्यक्ति को रिवार्ड के रूप में मिलता है, ठीक है, एक्सटर्नली, ठीक है, जैसा सैलरी वगैरह हो गया, वो क्या होगा, या कोई आपको रिवार्ड दे रहा, पुरस्कार दे रहा, वो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। या इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के रूप में देख सकते हैं। अगर अब देखें नीचे, जो इसका आंसर होगा वो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होगा। ये क्यों होगा, ये इस पर चर्चा करेंगे। देखो, रीइंफोर्समेंट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जो रीइंफोर्समेंट है एक तो पार्शियल होता है, एक होता है कॉन्टीन्यूअस। जो कॉन्टीन्यूअस होता है इसमें जितने भी करेक्ट रिस्पॉन्सेस होंगे सबको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। लेकिन जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है उसमें क्या होता है, जो करेक्ट रिस्पॉन्सेस होते हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स होंगे उसमें से कुछ को तो मिलेगा रिवार्ड, कुछ रिस्पॉन्सेस पे रिवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, नो रिवार्ड। तो कुछ रिस्पॉन्सेस पे रिवार्ड मिलता है, कुछ पे नहीं मिलता है। तो ये जो कुछ रिस्पॉन्सेस पे रिवार्ड्स का मिलना व्यक्ति को किसी कार्य को करने में के लिए बनाए रखता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि आपके करेक्ट रिस्पॉन्स पे हमें क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, या फिर इस पे नहीं मिला तो अगले वाले पे मिलेगा। तो इसलिए वो क्या होता है, बना रहता है अपने कार्य में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट एंड इट्स लेंथ। यानी कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता उसकी लंबाई में सीधा संबंध होता है, के भी सीधा संबंध होता है। ये कथन हमेशा सही होगा, या ये कथन गलत है, या कुछ परीक्षणों के लिए सही है, या यह संबंध नहीं होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर दिया है। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, यहाँ पे दिया गया है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आप देखो, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता और उसकी लंबाई में क्या संबंध है। अगर किसी परीक्षण की जो विश्वसनीयता लंबाई, ये कथन हमेशा ट्रू इसलिए होगा क्योंकि आप जो लेंथ है ना, लेंथ अपने टेस्ट की कब बढ़ाओगे, जब सेम आपके पास स्टेटमेंट्स होंगे, सेम आइटम्स होंगे, तब आप क्या करोगे, परीक्षण की लेंथ बढ़ाओगे। जब लेंथ बढ़ेगी किसी टेस्ट की तो उसकी विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी क्या होगी, वो हमेशा बढ़ेगी। और क्या होगा, हमेशा इंक्रीज़ होगा। इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जब किसी टेस्ट का लेंथ बढ़ता है, कोई टेस्ट है उसके लेंथ को आप इंक्रीज करते हो तो आपकी रिलायबिलिटी भी हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न। बेसिस ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज। क्या बेसिस है
निरीक्षणात्मक अध्ययनों में व्यवहार के परिणामीकरण का आधार है। क्या आधार है? फ्रीक्वेंसी मेथड, ड्यूरेशन मेथड और इंटरवल मेथड। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? ट्रू आंसर्स हो जाएंगे। तीनों आंसर सही हैं क्वांटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, किसी बिहेवियर क्वांटिफाई कर सकते हो कब? फ्रीक्वेंसी मेथड से, ड्यूरेशन मेथड से और इंटरवल मेथड से। आगे देखते हैं, वेसलर का इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा टेस्ट है? वेसलर बुद्धि परीक्षण क्या है? शाब्दिक है, अशाब्दिक है, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हैं। ठीक है, सही बात है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार के टेस्ट सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन 97 क्या कहता है। 97 का देख लेते हैं। ऑल आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्स इज एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट कैन आई डू आर रिफर टू एज। अपने बारे में हमारी सभी सोच और भावना मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ के प्रश्न का एक उत्तर है, जिसे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, सेल्फ एफिकेसी का होगा। इसमें जब आप अपनी स्ट्रेंथन के बारे में पता होता है आपको कि आप क्या कर सकते हो, तो वो आपका आंसर सेल्फ एफिकेसी हो जाएगा। सेल्फ एफिकेसी होता है बैंडोरा की थ्योरी का है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्टर 1 week interval, participants of an experiment on recall of cute picture were asked to recognize the pictures in which of the following conditions recognition scores were higher। क्या कह रहा है कि कूट चित्रों के पुनर्स्मरण के एक प्रयोग में प्रतिभागियों को एक सप्ताह के अंतराल के बाद पहचानने के कहा गया। किस परिस्थिति में पहचान प्राप्तांक अधिक पाए गए? आप क्वेश्चन का आंसर खुद दीजिए कि फिजिकली सिमिलर डिस्ट्रक्टर अगर होगा तब आपकी स्कोर्स हाई होंगे, या सोशली सिमिलर डिस्ट्रक्टर होगा तब हाई होंगे, या प्रोटोटाइप सिमिलर डिस्ट्रक्टर होंगे तब हाई होगा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो मित्रों हो जाएगा आपका प्रोटोटाइप वाला। क्यों होगा, एक बार हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। फिजिकली सिमिलर डिस्ट्रक्टर अगर फिजिकली सिमिलर है तो क्या होगा? आपके रिस्पांस गलत होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। सोशली सिमिलर डिस्ट्रक्टर है तो आप क्या होगा, आपने जो कूट चित्रण कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी बायस्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन में इनका जो मेमोरी बनेगी, कोड बनेगा, वो लगभग सेम ही होगा। लेकिन जो प्रोटोटाइप वाला है, प्रोटोटाइप वाले में क्या है कि अब प्रोटोटाइप सिमिलर जो डिस्ट्रक्टर है, अगर ये होगा तो यहाँ पे आप आराम से आप प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप को मैच करके, ठीक है, जो भी आपके प्रोटोटाइप होते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आपका जो होने का चांस है वो बायस कम होगा। इसलिए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। When individuals look at a distance, object size is judged by, मतलब जब व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को देखते हैं तो आकार का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आकार का आकलन कर आप जो है कंप्रोमाइज बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। द प्रोड्यूस बेस्ट फील बिटवीन जॉब एंड पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू सर्च पीपल हु आर बेस्ट सुटेबल फॉर जॉब विल एंजॉय दियर वर्क। क्या कह रहा है कि कार्य और भविष्य लक्ष्मी कार्मिकों में सर्वोत्तम उपयुक्तता उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक मनोवैज्ञानिक उन लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो कार्य के लिए अनुकूल हों।
ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और अपने कार्य में आनंद लेंगे, ये आप कोई भी रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है, अगर किसी भी आप पर्सन को आप जॉब के लिए लेके आते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने कार्य में आनंद लेगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है कि कार्य के लिए सर्वोत्तम अनुकूल होगा तभी आप उसको रखोगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने कार्य में आनंद लेगा, ठीक है। वो उसका इंटरेस्ट होगा नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा आपको, जब उसको रिक्रूट कर लोगे तब। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा दूसरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट थेरी ऑफ इंटेलिजेंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जेम्स लैंजे जो थेरी है वो कौन सी थेरी है, जेम्स लैंजे थेरी। आंसर 3 हो जाएगा। क्यों है, क्योंकि जेम्स लैंजे इमोशन की थेरी है, संवेग का सिद्धांत है, ठीक है, ना कि इंटेलिजेंस का। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है। हु फर्स्ट गेव द मोशन दैट मेमोरी इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। सीधा सा आंसर पूछ लिया, बार्टलेट होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी के बारे में बार्टलेट ने बताया था। 103 को क्या बता रहा है, 103 क्वेश्चन कहता है वाई कम्युनल राइट्स अकर। सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, आपको इसमें से एक आंसर चूज़ करना है। अवेयरनेस ऑफ टेनेट्स ऑफ रिलीजन, धर्म के सिद्धांतों का बोध अगर आपको है तो आप दंगा करोगे, कभी नहीं करोगे। कॉन्टैक्ट बिटवीन राइटिंग ग्रुप्स, अगर जो दो ग्रुप हैं, राइटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, मान लो G1 और G2, अब ये आपस में कांटेक्ट करते हैं तो क्या ये राइट्स करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो ये भी आंसर गलत हो गया। रिप्रेशन एंटी सोशल टेंडेंसीज, समाज विरोधी प्रवृत्तियों का दमन, अगर ये हो जाए तो फिर बिल्कुल राइट ही ख़त्म हो जाए, राइट्स ही ख़त्म हो जाएंगे, दंगे ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्नोरेंस अबाउट पीपल। बिल्कुल, अगर आप इग्नोरेंस करते हो किसी व्यक्ति के बारे में, आपके पास कोई ज्ञान नहीं उसके बारे में, तो आप क्या होगा, सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं वो उसका रीज़न यही है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 104 क्या कह रहा है। व्हाट इज़ डिपिक्टेड बाय डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट एंड परसेप्शन फॉर्मेट। ये सीधा इसका आंसर हो जाएगा इल्यूज़न क्यों होगा दोस्तों, उसको देखते हैं एक बार। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको ध्यान दीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको आप परसीव कर रहे हो, ठीक, लेकिन जो परसेप्शन है वो डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, सही करेक्ट परसेप्शन नहीं है। तब क्या होगा, जब करेक्ट परसेप्शन नहीं होगा तो वो क्या कहलाता है, वो उसी को इल्यूज़न बोलते हैं। इल्यूज़न क्या है, इल्यूज़न क्या है, इल्यूज़न क्या है, इल्यूज़न है आपका परसेप्शन रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इल्यूज़न, रॉन्ग परसेप्शन। तो ये रॉन्ग परसेप्शन की डिफिनीशन, मतलब इल्यूज़न की डिफिनीशन ही लिखी हुई है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, 105 कह रहा है वॉलंटरी कंट्रोल ओवर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग प्रिंसिपल। वो क्या होगा, साइकोसोमेटिक मेडिसिन के द्वारा आप क्या वॉलंटरी कंट्रोल प्राप्त कर सकते हो, कॉग्निटिव मेडिसिन से प्राप्त कर सकते हो। आगे क्या है ऑप्शंस, कॉग्निटिव हो गया 2, इसमें कुछ ऑप्शन कटे हुए हैं नीचे के, ऑप्शन कट गए हैं, तो एक बिहेवियरल था और एक और था क्वेश्चन 105 में जो 2 ऑप्शन थे, एक था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और एक था बिहेवियरल मेडिसिन। तो इसका आंसर जो होगा वो बिहेवियरल मेडिसिन ही होगा। जब आप मेडिसिन दोगे तो एक्चुअल कंट्रोल आएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है बीमार है तो
बिहेवियरल मेडिसिन दोगे तो आप ऐच्छिक जो आपका कंट्रोल हो जाएगा उस पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इसके दो ऑप्शंस कटे हुए हैं, उन दोनों को मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या ऊपर ही लिख देता हूँ, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। तो इधर आ जा, हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में था बिहेवियरल मेडिसिन, बिहेवियरल मेडिसिन, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन था डी, डी में था ह्यूमनिस्टिक मेडिसिन, ह्यूमनिस्टिक मेडिसिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ये वाला, बिहेवियरिस्टिक मेडिसिन जब दोगे तो उसके बिहेवियर में आप ऐच्छिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, 106 क्या कह रहा है, विच टेम्पोरल पैटर्न रिजल्ट्स इन मोस्ट इफेक्टिव मीनिंग, किस समय संबंधी प्रतिमान में अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। आप लोग सभी को पता होगा जो डिलेड लर्निंग होती है, डिलेड कंडीशनिंग होती है, वो क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज ए, बौद्धिक प्राप्तांक क्या है, एक प्रकार का राय स्कोर है, ठीक है, सीधा आंसर है। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का जो स्कोर्स होंगे उसके बेस पर जो आप कुछ नहीं बता सकते जब तक कि आप उस स्कोर को एक स्टैंडर्ड स्कोर में न कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये राय स्कोर हो गया, राय स्कोर जो है IQ का जो आपके प्राप्तांक हैं वो राय स्कोर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हाट डिपिक्ट्स द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन मोल्डिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के आकृतिकरण में निम्नांकित में से क्या वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व को दर्शाता है। तो इसमें से ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्सनालिटी में ट्रेड्स होते हैं, फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट होते हैं, और स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट जो फोर्सेस हैं उन सभी का रोल होता है, ठीक है। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इसके ऑल ऑफ अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच थेरी फोकसेस अपॉन द स्टडी ऑफ पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों की क्षमताओं का अध्ययन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सीधा आंसर हो जाए, क्योंकि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वह जो पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है उसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, गाइडेंस इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप देखिए, पहले एक बार पढ़ लेते हैं सभी ऑप्शन। ईच पर्सन हैज़ द राइट टू चूज़ हिज वे ऑफ लाइफ, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि ईच पर्सन हैज़ राइट टू चूज़ द वे ऑफ लाइफ फॉर अदर्स, अदर्स का नहीं होता, अपना खुद का होता है, तो ऊपर ऑप्शन आ गया। ईच पर्सन ऑफ हैज़ इनेट एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट चॉइस, प्रत्येक व्यक्ति में बौद्धिक चयन करने की जन्मजात योग्यता होती है। योग्यता जन्मजात नहीं होती भैया, लर्न होती है, ठीक है। इनेट एबिलिटी नहीं होता, चॉइस आप योग्यता लर्न करते हो, ठीक है, चूज़ करने की। ईच डिसीजन मेकिंग मतलब ईच पर्सन हैज़ द राइट टू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ ऑन अदर्स, दूसरों पर अधिकार डालना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न को। इमोशनल रिस्पॉन्स, इन इमोशनल रिस्पॉन्स सेल अकर, इमोशनल रिस्पॉन्स जब मतलब संवेग जब हो, कोई व्यक्ति में इमोशन की फीलिंग होती है या इमोशन तब एराइज होता है, कब माना जाता है, उसमें इमोशनल जब स्टेट में होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो इंक्रीज इन स्वीट ग्लैंड बिल्कुल हो जाती है, लोअरिंग ऑफ स्किन रेजिस्टेंस बिल्कुल सही, राइज इन स्किन कंडक्शन बिल्कुल सही, ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑल ऑफ एबव इज़ राइट आंसर, क्योंकि इमोशन
जब इमोशन फील होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर असिस्ट जो इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सिर्फ यही होगा, ओनली 1 इज़ राइट, ओनली 2 इज़ राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज़ राइट क्यों होगा, आप देखते हैं। जो क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस नहीं होता है कंप्यूटर असिस्ट की इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको स्मॉल फीडबैक के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक फीडबैक के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, इन्फोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, इस इन्फोर्समेंट के बेस पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने जो उनका लर्निंग है तरीका या प्रोसीजर जो भी है प्रोसेस है उसको इवेलुएट करते हैं, उसके बेस पे उनकी लर्निंग जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे रिस्पांस वो करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग इज करेक्ट आंसर। ये प्रोग्राम लर्निंग के बेस पे आधार पे है, प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो इसका रियांड एसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा सा है। स्कैटर-सिंगर के दूसरी थ्योरी है दूसरे हैं, निस्बेट दूसरे हैं। ठीक है, ये इन लोग अलग अलग थ्योरी दिए हुए हैं, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का रियांड एसी का है। इजी क्वेश्चन था, इसको कर लेता सभी कोई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी सिलेक्शन प्रोग्राम मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन, जो सिलेक्शन प्रोग्राम है, ठीक है, की जांच पड़ताल किसके द्वारा निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है आपका आंसर डी करेक्ट आंसर है। प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम की पूर्वकथन शुद्धता। ठीक है, प्रत्येक चयन कार्यक्रम की जांच पड़ताल कार्यक्रम की पूर्वकथन की शुद्धता के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और कार्यक्रम के स्थायित्व, अगर कार्यक्रम क्या नाम है आपका परमानेंट यानी स्टेबल है तो सिलेक्शन प्रोग्राम है, जो सिलेक्शन प्रोग्राम है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम जो है वो सिलेक्शन प्रोग्राम के द्वारा नहीं देखा जाता है। ठीक है, या फिर कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम की संगतता या एकरूपता, ये भी नहीं। इससे इन्वेस्टिगेशन जो है, जो सिलेक्शन प्रोग्राम इन्वेस्टिगेट किसके लिए किया जाता है, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। इसके लिए भी नहीं किया जाता, इसके लिए भी नहीं किया जाता, इसके यूजनलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम के लिए भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये अच्छे डिस्ट्रैक्टर हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न दोस्तों। द नंबर ऑफ साइकिल्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव पर सेकंड डिटरमाइंस पिच को बताता है, ये करेक्ट आंसर पिच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी पिच है। पिच क्या है, पिच के द्वारा क्या करते हैं, कोई व्यक्ति मतलब हाई और लो पिच जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो वेवलेंथ के बेस पे हाई लो होता है। ठीक है, जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी तब क्या होगा, मोटी आवाज़ होगी, और लो फ्रिक्वेंसी होगी तो पतली आवाज़ होगी। ठीक है, तो ये पिच के बेस पे होता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, वो लाउडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका ए। आगे प्रश्न देखते हैं। वोकेशनल गाइडेंस एम्प्लॉयज एजुकेशनल गाइडेंस एंड प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन अबाउट कैरियर्स। ये बहुत जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि आप जो वोकेशनल गाइडेंस इम्प्लाई करता है एजुकेशनल गाइडेंस को और प्रोवाइड करता है रिलायबल डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन अबाउट कैरियर्स। ठीक है, कैरियर्स के लिए इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। 170 स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इन कास्टिज्म रिजल्ट इन, जातिवाद में सशक्त विश्वास का परिणाम क्या होता है, संसार का हम और वो में विभाजन। बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा। आइडेंटिटी फ्यूजन बायस, अब बिल्कुल आइडेंटिटी फ्यूजन बायस हो जाएगा जातिवाद से। ठीक है,
विलिंगनेस टू इंगेज एक्सट्रीम एक्शन टू प्रोटेक्ट ओन कास्ट, बिल्कुल यही होता है। तीनों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, डी आंसर इज राइट। आगे देखते हैं प्रश्न को। 118 नंबर है। क्या कह रहा है कि इन रोसार्क एंड ब्लॉक टेस्ट रिस्पॉन्सेस रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्स क्या क्या दिखाता है, आवर इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, आवर इनर एक्सपीरियंस दिखाता है, आवर इनर फीलिंग को दिखाता है, आवर इनर फीलिंग और कॉन्फ्लिक्ट दोनों को दिखाता है। तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट और फीलिंग दोनों को जान पाते हैं हम लोग इन ब्लॉक टेस्ट के माध्यम से, ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए पर्सन हु विजिट्स डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ फॉर डेंटल चेकअप इज इंगेज्ड इन, कोई व्यक्ति है जो डेंटल क्लिनिक जाता है अपने दांत को हर 6 महीने में दिखाने के लिए, तो ये क्या है, ये हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स का एग्जाम्पल है। क्योंकि हर 6 महीने वैसे भी हमें अपना फिजिकल पूरा चेकअप करा लेना चाहिए। 120 क्या है, 120 नंबर पे, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, द स्टेटमेंट इज स्टेट ऑफ लॉ, एक पंख की चिड़िया एक झुंड बनाती है, ये सिमिलरिटी का ऑप्शन है, ये समानता का नियम इस पे लग जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एंड दियर मीनिंग ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वस्तुओं को उनके अर्थ को पहचानने में असमर्था मस्तिष्क के क्षरण का विशेषता होती है, तो एग्नोसिया इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एग्नोसिया संवेदन लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, इसको सभी लोग कर लेते हैं। अभी 2-4 क्वेश्चन बचे, इनको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इनफेटाइल एमनेसिया इज द इनएबिलिटी दैट टू रिमेंबर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स, पहले जो 2-3 साल की मेमोरी होती है उसका लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्फेंटाइल एमनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ एडल्ट इज, एन एडल्ट इज क्या है, इनेट होता है, लर्नड होता है, इनेट लर्न दोनों होता है, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। क्यों होता है, क्योंकि कुछ इमोशंस हमारे लर्न होते हैं, कुछ बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे बाय बर्थ में क्या हो गया आपका है, हैप्पीनेस हो गया या जॉय कह लो, जॉय हो गया, ठीक है, फियर हो गया, ये क्या है, इनेट है। लर्न इमोशन कौन से हो जाएंगे आपके, एम्पैथी हो गया, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो लर्न इमोशन हो जाते हैं, और इनाइट इमोशन, दोनों आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड टू कंडीशंस बिलो गिवन बिलो, क्या है, एंटीसीडेंट कंडीशंस आर प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस, बिल्कुल से कंसेक्वेंट कंडीशन आर प्रेजेंटेड इन सेकंड पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस, बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है दोस्तों, इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बोथ आर करेक्ट, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ध्यान से इसको देखते हैं। विच टाइप ऑफ पर्सन्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस मोर ऑफन, किस प्रकार के लोग प्रतिबल ज़्यादा अनुभव करते हैं, टाइप ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह ऑलवेज इन हरी सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस ज़्यादा फील करते हैं, अगर स्ट्रेस की जगह डिस्ट्रेस होता तो टाइप डी हो जाता, ठीक है इसका आंसर। तो स्ट्रेस ज़्यादा कौन फील करता है, वो टाइप ए पर्सनालिटी वाले करते, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा पीजीटी 2021 का पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको देखेंगे और समझेंगे कि पीजीटी में कहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता है। साइकोलॉजी पीजीटी 2021 में इस तरह के क्वेश्चन आए थे, 2021 सॉल्व हो चुका है पूरा। अभी 4 पार्ट में ये पूरा वीडियो बनाया गया है, आप चारों पार्ट्स को बारी बारी से देख लेना और खुद का एनालिसिस कर लेना कि आप जो है कितने करेक्ट रिस्पांस दे पा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, कमेंट करके बताइए, उस पर वीडियो बनाए जाएंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो उनको सॉल्व करेंगे पीजीटी एग्ज़ाम्स को देखते हुए, जो 18 और 19 जून को जो है शेड्यूल्ड है। तो बने रहिए हमारे साथ,
आगे जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो शुरू की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।